हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 12th इकोनॉमिक्स। 12th इकोनॉमिक्स के सिलेबस का जो सेकेंड चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस, ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। और इस यूटिलिटी एनालिसिस का ये जो पार्ट है, इसके सारे लेक्चर्स हमारा यूट्यूब चैनल है एनरिच नॉलेज। एनरिच नॉलेज के यूट्यूब चैनल पे इस चैप्टर के कंप्लीट सारे के सारे डिटेल लेक्चर्स आने वाले हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और आप ये चैप्टर्स अच्छे से कवर कर सको। चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का एक दिन हमने देखा था, जिसमें सबसे पहले यूटिलिटी क्या कंसेप्ट है वो हमें देखना था। तो काफी सिंपल सा वर्ड या बहुत सिंपल सा मतलब था, जो कल के सेशन में, पिछले सेशन में बहुत बार हमने रिकॉल भी किया, दैट यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी या कोई भी चीज जो हमारी वांट सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी रखती है, उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी। अब वांट सेटिस्फेक्शन ये कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिक्स में इसका काम क्या है। सो टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर, हर पर्सन की अपनी वांट्स होती है। सारी वांट्स याद रखना, ऑल वांट्स टुगेदर आर नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई। सारे वांट्स अनलिमिटेड वांट्स होते हैं तो हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बट एक वांट हम फुलफिल कर सकते हैं। और कैसे कंज्यूमर अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करता है, ये समझने के लिए इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरीज है, जिसमें यूटिलिटी का पार्ट रहेगा, जो ऑर्डिनल और कार्डिनल दो अप्रोच में होता है। ऑर्डिनल जो नंबर्स में यूटिलिटी को काउंट नहीं करते हैं, कार्डिनल वाला बेस जो है जिसमें डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल का थ्योरी है मार्जिनल यूटिलिटी का, उसके हिसाब से यूटिलिटी को नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट करते हैं ये हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के वक्त देखने वाले हैं, तब तक ये सस्पेंस बना रहेगा। बट फिर उसके बाद जो फीचर्स देखे हमने यूटिलिटी के, वो एक पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, तो पहले हम उसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद फिर आज के सेशन का आगे पार्ट बढ़ेगा। याद रखना ये रिविजन्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेरे साथ साथ लेक्चर के साथ साथ आप भी रिवाइज करते रहो, अच्छे से आंसर्स देते रहो मेरे साथ, तो आपको ये पार्ट आराम से लर्न हो जाएगा, लेक्चर्स के साथ लर्न हो जाएगा। परमानेंटली बाद में सिर्फ आपको उसको रिवाइज करने की या समरी नोट्स देखने की, जो लेक्चर के आखिरी में चैप्टर खत्म होने के बाद में दूंगा आपको समरी नोट्स, उतना रिवाइज करना है 10 मिनट में और चैप्टर पूरा रिकॉल हो जाता है। तो प्लस बस साथ में ये एफर्ट्स लेते रहो, हमारा काम बनता जाएगा। सो चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का पहला क्वेश्चन हमने देखा था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में हमने टोटल देखे थे 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स प्लस उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने कल पूरा कवर किया था, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट जो फीचर्स में था वो था रिलेटिव कंसेप्ट। यूटिलिटी ये रिलेटिव कंसेप्ट है, सिचुएशंस के हिसाब से ये बदल जाती है। सिचुएशंस मतलब प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। तो अगर जगह चेंज हो जाती है, वक्त बदल जाता है, तो उसके हिसाब से यूटिलिटी बदलेगी। जैसे हमने वुलन क्लोथ का एग्जांपल देखा था कि विंटर सीजन में उनकी यूटिलिटी है बट समर सीजन में नहीं है। फिर जगह के लिए हमने देखा था, सेम वुलन क्लोथ का एग्जांपल हम जगह के लिए भी देख सकते हैं कि नॉर्मल जगह पे शायद उसका कोई काम नहीं है, बट अगर हिल स्टेशन घूमने जाओ तो उसकी यूटिलिटी रहेगी। तो ये जो बेसिक पार्ट था, ये प्लेस टू प्लेस या टाइम टू टाइम, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आपके आंसर्स में आना एक्सपेक्टेड है कि अगर आपको फीचर्स ऑफ यूटिलिटी ये क्वेश्चन आया तो उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपका रिलेटिव कंसेप्ट के आंसर में ये वर्ड्स आए कि यूटिलिटी प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम बदलती है, और उसका एग्जांपल भी आना चाहिए। फिर सेकेंड पॉइंट हमने देखा है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। और सब्जेक्टिव कंसेप्ट के कीवर्ड्स थे पर्सन टू पर्सन, कि हर पर्सन के लाइक डिसलाइक अलग अलग होते हैं, उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस, लाइक, प्रोफेशन, इन सब के हिसाब से उस पर्टिकुलर चीज की यूटिलिटी अलग हो जाती है। जैसे अगर एग्जांपल में अगर आपको याद होगा, पर्सन टू पर्सन में स्टेथोस्कोप यूज करने का जो यूटिलिटी डॉक्टर को है वो शायद नॉर्मल पर्सन को नहीं है। हमने एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल भी देखा था कि वेजिटेरियन पर्सन और नॉन वेजिटेरियन पर्सन, अब नॉन वेजिटेरियन फूड जो कंज्यूम करता है उसको उसमें यूटिलिटी मिलेगी, बट वेजिटेरियन पर्सन को वो यूटिलिटी नहीं मिलती है। सो पर्सन टू पर्सन ये चेंज होगा। फिर थर्ड पार्ट जो हमने देखा है इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, सही हो या गलत हो, वांट सेटिस्फाई होना इंपॉर्टेंट है। फर्क ये नहीं है कि भाई ये वांट सही है या गलत है, अगर वांट सेटिस्फाई हो रही है मतलब उस चीज से आपको यूटिलिटी मिली। इसमें नाइफ का एग्जांपल देखा था कि आप उसमें किचन से वेजिटेबल कट कर सकते हो, या किसी को आप जख्मी करना चाहते हो, जो भी आप उसको हार्म पहुंचाना चाहते हो कर सकते हैं। अब हार्म पहुंचाना किसी को नाइफ से ये गलत बात है, बट इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये सही है या गलत। पॉइंट ये है कि सामने वाले की वांट अगर उस चीज के फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब वहां पे यूटिलिटी है। ऐसा जो अप्रोच होता है, ऐसा कोई भी कंसेप्ट जहां सही गलत से फर्क नहीं पड़ता, उस चीज को बोला जाता है पॉजिटिव साइंस। और जैसे कि मैंने आपको बोला है, उसके ऊपर हम एक पॉजिटिव, एक अपोजिट अप्रोच होता है नॉर्मेटिव साइंस, इसके ऊपर हम एक स्पेशल सेशन जरूर देखेंगे जिसमें ये एक्सप्लेनेशन कवर होगा। फिर इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट के बाद
जो अगला पर्टिकुलर पॉइंट हमने देखा था वो था यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम। अब ये डिफर वाले एक के बाद 3 पॉइंट है। दैट यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। वांट सेटिस्फाई होना मतलब यूटिलिटी है, फिर वो यूज सही हो या गलत हो। फॉर एग्जाम्पल, तो वहां अल्कोहल का एग्जाम्पल हमने देखा था, किसी को भी नशा करना है, इंटॉक्सिकेशन करना है, इसलिए वो अल्कोहल कंज्यूम करता है। अल्कोहल कंज्यूम करने से उसको नशा मिलता है, उसकी वांट सेटिस्फाई हो गई, मतलब वो यूटिलिटी है। बट वो उसके लिए हार्मफुल है, तो यूटिलिटी है तो यूजफुल रहेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं। फिर अगला पॉइंट हमने देखा था, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, खुशी। इसके लिए बेसिक एग्जांपल देखा था हमने, मेडिसिन। दैट कोई बीमार आदमी है, वो मेडिसिन लेता है, इंजेक्शन लेता है, ठीक हो जाता है। अब ठीक होना ये उसकी वांट थी, तो उसको यूटिलिटी मिल गई। प्रॉब्लम ये है कि वो इंजेक्शन लेते वक्त उसको दर्द हुआ, वो दवाइयां खाते वक्त, कड़वी दवाइयां खाते वक्त उसको बहुत परेशानी हुई, खुशी नहीं हुई। वांट सेटिस्फाई हो गई बट खुशी नहीं हुई। और इसीलिए हम बोलते हैं कि यूटिलिटी हर बार प्लेजर देगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हर बार अलग ही रहेगा ऐसा भी नहीं होता है। सो फॉर एग्जांपल, किसी को आइसक्रीम खाना पसंद है, उसने आइसक्रीम खाई, उसको मजा भी आया और यूटिलिटी भी मिली। बट हर बार ये यूटिलिटी और ये मजा साथ में हो जरूरी नहीं है। कभी कभी यूटिलिटी के साथ साथ सजा भी हो सकती है। तो वो मेडिसिन का एग्जाम्पल हमने वहां पे देखा। फिर एक और डिफरेंस था, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। दैट सेटिस्फैक्शन एंड रिजल्ट समझा जाता है और यूटिलिटी स्टार्टिंग पॉइंट। इसके ऊपर हम डिस्टिंग्विश आज काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां पे हमारी बात होगी कि यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन अलग है। तो ये पहले 6 फीचर्स हमने देखे। फिर उसके बाद 7th हमने फीचर देखा था, दैट मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। तो ये बेसिकली हमने देखा था कि ऑर्डिनल एनालिसिस के हिसाब से देखें तो यूटिलिटी, कोई भी चीज से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, ये साइकोलॉजिकल होता है। कि अगर हमने कोई चीज पढ़ी या हमने सपोज से फॉर एग्जांपल कोई चीज कंज्यूम की, खाना खाया, तो खाना खाने से कितना यूटिलिटी मिल गया या इतना सेटिस्फैक्शन मिल गया, ये नंबर्स में काउंट करना पॉसिबल नहीं है, ये काफी मुश्किल होता है। ऑब्वियसली मार्शल इस चीज को सपोर्ट नहीं करते, मार्शल का थ्योरी अलग है, बट एक्चुअल में सेटिस्फैक्शन को काउंट करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो इमेजिनरी उसको बोला जाता है, हाइपोथेटिकल। फिर उसके बाद 8वां पॉइंट हमने देखा, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। एक प्रोडक्ट से मल्टीपल वांट्स फुलफिल हो सकती है, एक प्रोडक्ट मल्टीपल लोगों की वांट फुलफिल कर सकता है, सो ये मल्टीपर्पज है। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी जितनी ज्यादा उतनी यूटिलिटी ज्यादा। और आखिरी पॉइंट हमने देखा था, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अगर किसी चीज से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो ही आप उसको डिमांड करोगे। हमने डिमांड का एक फॉर्मूला भी देखा था, अगर आपको याद होगा, कि किसी भी चीज की डिमांड होना मतलब डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, मतलब हम पैसा देंगे, पैसा देके चीज को खरीदने के लिए तैयार होना इज डिमांड। सिर्फ आपकी इच्छा नहीं, आपको पैसे भी देने हैं, तो आप पैसे देने के लिए रेडी हो। तो कोई भी नॉर्मल रैशनल पर्सन किसी भी चीज की डिमांड मतलब पैसे देके उसको खरीदने के लिए तभी रेडी होगा अगर उस कमोडिटी में वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है। तो अगर वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी नहीं है तो लोग उसके लिए पैसा नहीं देंगे। सो ये जो पूरा पार्ट है ये है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ये सारे फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं, एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। पहला रिलेटिव कंसेप्ट, दूसरा सब्जेक्टिव कंसेप्ट, तीसरा यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, फोर्थ यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, फिफ्थ यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, सिक्स्थ यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, सेवंथ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, एट्थ पॉइंट हमने देखा यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, नाइन्थ यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, एंड लास्ट यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। तो ये 10 फीचर्स हमने डिटेल में देखे। आज के सेशन में हमने उनको रिवाइज भी किया। अच्छे से लर्न करने के लिए ये कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहना, मेरे साथ आंसर्स देते रहना। अब इसमें से जो हमने कल डिस्कस किया था, मैंने आपको नोट्स के लिए लिंक भी दी थी पिछले लेक्चर के नीचे, और आपने उस नोट्स में मैंने बोला था आपको कि जो डिस्टिंग्विश था यूजफुलनेस और यूटिलिटी का, सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी का, वो आपको पढ़ना है। तो नोट्स की तरफ जाते हैं। ये नोट्स कल के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी थे, आज के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक अवेलेबल रहेगी। और जैसे कि मैंने बोला है कि अगर इन केस आपको ये नहीं मिलता है तो जैसे मैंने बोला था कि 9168984900 इस पे मुझे आप व्हाट्सअप करो, आपको ये नोट्स की सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल करवा के दे दूंगा। सो पॉइंट ये है कि नोट्स आपके साथ होने चाहिए। जिनके एडमिशंस कंफर्म होंगे, जब रेगुलर लेक्चर्स हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, रेगुलर लेक्चर स्टार्ट होने के पहले आपको ये सारे नोट्स एक साथ मिल जाएंगे। अभी ये डेमो लेक्चर्स है जो यूट्यूब पे ओपन रहने वाले हैं एनरिच नॉलेज के चैनल पे, तो तब तक ये आपको सॉफ्ट कॉपी से काम चलाना पड़ेगा। ये एक जरूर काम कर सकते हो आपकी, जैसे जैसे होता जाए आप लिख के कर सकते हो, लिखने की एक बार प्रैक्टिस ही हो जाएगी। सो आई होप कि आपने ये पढ़ा होगा। अब रिवीजन का पार्ट हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन। नाउ
अब ये समझने की कोशिश करना और अच्छे से याद रख लेना, यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन। कल भी हम जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बोला था कि काफी क्लोज है, ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। जिसमें से यूटिलिटी, अगर मैं पहली चीज की बात करूं, यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी में आपकी वांट सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी है, मतलब उसमें यूटिलिटी है। अब वो सेटिस्फेक्शन देगा या नहीं देगा, ये कंजम्पशन के बाद पता चलेगा। जब तक आप कंजम्पशन नहीं करोगे तब तक ये पता नहीं चल सकता। जैसे हमने कल भी एग्जांपल देखा था कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, एक ग्लास पानी का भर के रेडी है, आपको दिख रहा है सामने, आप जैसे ही वो पानी का ग्लास देखते हो, आपको लगता है, याद रखना, आपको लगता है कि वो पानी का ग्लास पियोगे तो आपको अच्छा लगेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि आपको प्यास लगी है। नाउ पॉइंट इज, ये जो आपका एंटीसिपेशन है कि वो ग्लास पानी पीने से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको लग रहा है कि उसमें वो कैपेसिटी है, ये एंटीसिपेशन, ये अंदाजा, इसको बोला जाता है यूटिलिटी। और वो पानी का ग्लास जब आप एक्चुअली पी लोगे और जो सेटिस्फैक्शन उससे आपको मिलेगा, एक्चुअल जो डिराइव्ड होगा वो पानी कंज्यूम करने के बाद, पानी कंज्यूम करने के बाद वो रहेगा आपका सेटिस्फैक्शन। तो दोनों इंटर रिलेटेड है बट एग्जैक्टली सेम टर्म्स नहीं है। लेट्स सी, फर्स्ट यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी possessed by a commodity। ये तो मीनिंग हमने बहुत बार देख लिया। सेटिस्फैक्शन पे आते हैं। सेटिस्फैक्शन इज द एक्चुअल रियलाइजेशन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। ये रियलाइजेशन है, एक्चुअल रियलाइजेशन, जो कंजम्पशन के बाद होगा। जब आप कोई चीज कंज्यूम करोगे उसके बाद ये रियलाइजेशन होगा। सी, इट इज एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी में लिखा है ये एंटिसिपेशन है, अंदाजा है, पता तो एक्चुअल कंजम्पशन के बाद ही पता चलेगा। इट इज एक्चुअल रियलाइजेशन। अगेन सी, इट इज व्हाट द कमोडिटी पजेस। कमोडिटी में ये होता है यूटिलिटी। सी, इट इज व्हाट द कमोडिटी गिव्स, सेटिस्फैक्शन देगा। डी, इट इज एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन बिफोर द कंजम्पशन। याद रखना, ये कंजम्पशन के पहले है। एंड इट इज एक्चुअल रियलाइजेशन विच कम्स आफ्टर द कंजम्पशन। ये कंजम्पशन के बाद है। इसी पॉइंट को एक अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, दैट यूटिलिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, starting point of consumption, starting point of consumption। एंड ये जो है सेटिस्फैक्शन, उसको ऐसा भी लिखा जाता है एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। ये सेम पॉइंट है, इसको इस वर्डिंग्स में भी लिखा जा सकता है। अगर कोई आप अलग अलग बुक्स रेफर करोगे तो कुछ बुक्स में आपको ये भी पॉइंट दिखेगा कि दैट यूटिलिटी इज स्टार्टिंग पॉइंट। सिंपल है, अगर आपको वो एंटीसिपेशन नहीं है कि वो सेटिस्फाई करेगा, तब तक आप पियोगे ही नहीं वो पानी, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। और वो पीने के बाद एक्चुअल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो इसलिए वो एंड रिजल्ट हुआ। तो ये पार्ट याद रखना। तो ये पहला डिस्टिंग्विश था, यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन। आगे अगर हम बढ़ते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। तो यूटिलिटी, यूजफुलनेस, इसके लिए हमने वो अल्कोहल वाला एग्जाम्पल देखा था, पढ़ेंगे फिर से एक बार। पहला पॉइंट, मीनिंग, यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी possessed by a commodity। ये वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है कमोडिटी की। यूजफुलनेस, एनीथिंग, गुड्स और सर्विस आर यूजफुल इफ दे आर बेनिफिशियल टू वेलबींग ऑफ अ कंज्यूमर। इंपॉर्टेंट वर्ड, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होना जरूरी है। अगर वो बेनिफिशियल है वो चीज, तो ही हम बोलेंगे कि यूजफुल है। सेकेंड, बी पॉइंट, कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी मे नॉट बी यूजफुल। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट में यूटिलिटी है लेकिन यूजफुल नहीं, जैसे अल्कोहल। बट अपोजिट, यूजफुल कमोडिटी ऑलवेज पोजेसेस यूटिलिटी। सो ये वन वे है। सी, ध्यान से समझना, यूटिलिटी है मतलब यूजफुलनेस रहेगा जरूरी नहीं, बट अगर यूजफुल है तो डेफिनेटली उससे आपको यूटिलिटी मिलेगी। सी, यूटिलिटी बीइंग अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूजफुलनेस इज एब्सोल्यूट कंसेप्ट, इट कैन नॉट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। तो यूजफुल, अगर यूजफुल एक चीज किसी के लिए है तो वो सबके लिए ही यूजफुल है। यूटिलिटी सबके लिए वैसा नहीं है, साइकोलॉजिकल या पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। एग्जाम्पल, लिकर हैज यूटिलिटी, लिकर हैज यूटिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्रंकन। लिकर इज यूजलेस, अनडिजायरेबल एंड बैड फॉर द हेल्थ। तो उसमें यूटिलिटी है लेकिन यूजफुलनेस नहीं। तो ये
बेसिक डिस्टिंग्विश होते हैं, याद रखना 2-2 मार्क के लिए आपको ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आते हैं। तो ये यूटिलिटी का पहला बेसिक पार्ट था, फीचर्स, और फीचर्स के बेसिस पे ही ये डिस्टिंग्विश बिटवीन थे। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिया है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब याद रखना यूटिलिटी जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रोसेस से मिलती है। तो वही चीज है, जैसे हमने देखा कि जगह बदल के यूटिलिटी मिल सकती है, टाइम बदल के मिल सकती है, तो उसी तरीके से यूटिलिटी के अलग अलग टाइप होते हैं। बेसिकली 6 टाइप यहाँ पे आते हैं: फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी एंड पोजेशन यूटिलिटी। तो ये 6 अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। देखेंगे, काफी सिंपल सा पॉइंट है, काफी क्विकली हम इसको कवर कर सकते हैं। ये क्विकली होने के बाद इसी सेशन में फिर हम नॉर्मेटिव और पॉजिटिव वाला जो मैंने बोला था कि एक्स्ट्रा थोड़ा रहेगा, एक बेसिक टेक्निकल नॉलेज, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले बढ़ते हैं फॉर्म यूटिलिटी की तरफ। फॉर्म यूटिलिटी, नाउ फॉर्म यूटिलिटी पहले समझ लो, पढ़ना तो हमको है ही, बट पहले समझ लो कि क्या है। फॉर्म यूटिलिटी इज बेसिकली डिराइव्ड बिकॉज ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनना, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं। फॉर्म यूटिलिटी कहां से आती है? बिकॉज ऑफ चेंज इन साइज, शेप और स्ट्रक्चर। ओके, और स्ट्रक्चर, अगर आप किसी चीज का साइज, शेप, स्ट्रक्चर अगर बदल दो तो वहां से आपको यूटिलिटी मिलती है, तो उसको बोला जाता है फॉर्म यूटिलिटी। तो सिंपल सा एग्जांपल भी आपके सामने, पिक्टोरियल एग्जांपल भी है उसमें, कि अगर आपके पास लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं, नॉर्मल टुकड़े हैं, किसी काम आपको आ नहीं रहे, बट उसी लकड़ी के टुकड़ों से आपने फर्नीचर बना लिया, टेबल बना लिया। अब आप उस टेबल पे चीजें रख सकते हो, चेयर बना ली, आप बैठ सकते हो। तो जब वो सिर्फ रैंडम टुकड़े थे तो वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, बट जैसे ही उसको साइज, शेप, एक स्ट्रक्चर हमने उसका बदल दिया, उस लकड़ी को काट के, असेंबल करके, चिपका के, सही जगह से उसको उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करके जब हमने बना लिया उसका फर्नीचर, तो वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल या ज्यादा सेटिस्फाइंग हुआ। मतलब ये हुआ कि हमने उसका फॉर्म बदला, स्ट्रक्चर बदला, और उसकी वजह से वो हमें यूटिलिटी दे रहा है, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। सी, व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंस रहेंगे, चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल, इट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, टॉयज मेड ऑफ क्ले, मिट्टी से आपने कुछ टॉयज बनाए। फर्नीचर फ्रॉम अ लॉग ऑफ वुड, राइट, लकड़ी के टुकड़े से आपने फर्नीचर बनाया। इवन बेटर, एक और एग्जाम्पल अगर हम ले रेगुलर लाइफ में, अगर हम देखते हैं तो शुगर, राइट, शुगर केन होता है, शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस होती है। तो जब शुगर केन में वो जो कंटेंट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको बाहर निकाला जाता है, लिक्विड से उसके ऊपर प्रोसेस की जाती है और उसको एक प्रॉपर फिजिकल सॉलिड फॉर्म देके बेचा जाता है। अब आप इमेजिन करो, जो शक्कर, जो शुगर हम हमारे डेली कंजम्पशन में, हमारी चाय में, खाने पीने की चीजों में डालते हैं, वो शुगर केन में भी थी, बट अगर हम वो उसका स्ट्रक्चर नहीं बदलते तो वो हमको उतना सेटिस्फाई नहीं करता। सी, आप शुगर खरीदते हो रेगुलर ग्रोसरी में, महीने भर की खरीदते हैं, कोई लोग 6-6 साल भर के लिए खरीद के स्टोर करके रखते हैं। अब साल भर वो शक्कर आपके घर में है, साल भर आपको वो यूटिलिटी दे रहा है, आप अपनी चाय वगैरह सब जगह यूज कर रहे हो, एक्सेप्ट आपको डायबिटीज है तो फिर आप बैड लक आपका, बट अदरवाइज आप उस चीज को कंज्यूम कर रहे हो साल भर। अब आप इमेजिन करो कि अगर आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में खुद के पास रखते, शुगर कहां से बनी? शुगर केन। तो आप समझ लो कि आपने घर पे शुगर केन रख लिए, गन्ने के खेत से आपने पूरे गन्ने लेके आए और आपने वहां पे घर पे रख दिए। अब घर पे मेहमान आए, बोल रहे चाय बनाओ, और चाय बनाने के लिए आपको अब शुगर चाहिए। आप ये सोच रहे हो कि शुगर कहां से आई थी? शुगर केन। तो आपने गन्ना निकाला, उसका जूस निकाला, या उसको ऐसे जूस निकाल के बोलो चाय में डाल दिया और चाय बन गई। ऐसा तो होने नहीं वाला है। आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ही एब्सर्ड एग्जांपल है, बट सही है ना, कि अगर आप शुगर केन का जूस, शुगर केन घर पे रखोगे, उसका जूस निकालोगे और फिर वो चाय में डालोगे तो चाय नहीं बनेगी, बट नॉर्मल शक्कर से बन जाएगी। सो मुद्दा यही है कि ये यूटिलिटी इसीलिए हमको साल भर मिल रही है क्योंकि हमने उसका स्ट्रक्चर बदला। उस शुगर केन से शुगर नहीं बनाई होती तो शायद क्या वो हमें वो यूटिलिटी मिलती ही नहीं। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि फॉर्म, साइज, शेप, स्ट्रक्चर बदलने से यूटिलिटी मिलती है। सो दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। फिर उसके बाद अगला पार्ट होता है सेकेंड, प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी की जो है, जगह बदलने वाली बात हमने रिलेटिव कंसेप्ट में ही देखा कि अगर चीजों की जगह बदली
ट्रांसपोर्टेशन में ये काम होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो चीजों का तो आप उसका स्ट्रक्चर बदलते हो, उसी तरीके से जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो प्लेस यूटिलिटी मिलती है, एक जगह से दूसरी जगह हम चीजों को लेके जाते हैं। सी प्लेस यूटिलिटी, when utility of a commodity increases due to change in its place is called a place utilities. For example, woolen clothes have more utility at a cold places than at a warm places. ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स द प्लेस यूटिलिटी, याद रखना ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कहां से होती है, ट्रांसपोर्ट। जैसे अगर ये फॉर्म यूटिलिटी की मैं बात करूं तो फॉर्म यूटिलिटी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग हम बोल सकते हैं, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट होती है, उसी तरीके से प्लेस यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट से प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होगी। फिर उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, सर्विस यूटिलिटी। यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो दिया है वो आपको है सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज, पोजीशन, टाइम। ओके, नाउ सर्विस यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो सर्विस यूटिलिटी इज बेसिकली जब लोग अपने पर्सनल स्किल्स का बेनिफिट, पर्सनल स्किल्स यूज करके जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वहां सर्विस यूटिलिटी आती है। सी सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल, फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स। तो डॉक्टर, लॉयर अपने नॉलेज का, अपने एक्सपर्टीज का यूज करके आपको यूटिलिटी देते हैं। इवन टीचर्स, अगर मैं आपको चीजें सिखाता हूं और आपका वांट क्या है कि आपको कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट समझना है, चीजें सीखनी है, और मैंने वो आपको समझा दिया तो आपकी वांट सेटिस्फाई हुई, बट इसके लिए मैंने मेरा पर्सनल स्किल यूज किया। तो अगर कोई अपना पर्सनल स्किल यूज करके, याद रखना, अगर अपना कोई पर्सनल स्किल यूज करके आपकी वांट सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सर्विस यूटिलिटी का पार्ट है। तो ध्यान रखना, हम अब आज हमारा सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में तीन चीजें हमने बेसिकली देख ली। पहला टाइप जो हमने देखा वो था, याद करो, फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा हमने देखा प्लेस, तीसरा सर्विस। फिर आगे बढ़ते हैं नॉलेज यूटिलिटी। नाउ नॉलेज यूटिलिटी, जब आप किसी भी चीज को यूज करना सीखते हो, जब आप यूज करना सीखते हो चीज को, हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, वहां से नॉलेज यूटिलिटी आती है। व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट a particular product, it is called knowledge utility. For example, बहुत अच्छा एग्जांपल है, utility of a mobile phone or a computer increases when a person knows about its various function. तो आपने कोई नया हैंडसेट लिया, या अगर आप इमेज भी देखते हो तो कोई छोटा बच्चा अपनी दादी को मोबाइल यूज करना सिखा रहा है, तो उनको मोबाइल यूज करना नहीं आता है, बट जब उनको सिखा दिया तो सिंपल सी बात है, अगर किसी पर्सन, या जैसे ये ओल्ड लेडी है, इनके साथ में तो आपने मोबाइल रख दिया, उनके 75th बर्थडे पे उनको बहुत अच्छा आईफोन आपने 1,00,000-2,00,000 रुपए का दे दिया, बट उनको यूज नहीं करते आता, तो इट इज एज गुड एज डब्बा। क्योंकि करेंगे क्या उसका, अगर उनको ना ही उसको यूज करते आता है, ना ही अनलॉक करने आता है, या ना ही फोन लगाते आता है, इन केस अगर उनको इस चीज का नॉलेज नहीं है तो उसके लिए उनकी यूटिलिटी जीरो है। बट जैसे वो धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे उसको यूज करना है, वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। इवन रेगुलर पर्सन के लिए भी अगर हम देखें कि अगर हम कोई नया मोबाइल, नया हैंडसेट, नया लैपटॉप, कंप्यूटर लेते हैं तो हर मोबाइल के फंक्शंस थोड़े अलग होते हैं। तो पहले 1-2 दिन जब तक हम उसके सारे फंक्शन सीख नहीं जाते, आजकल की जनरेशन को टाइम नहीं लगता है, 2-3 घंटे में सीख जाते हैं, बट जब हम उसके सारे फंक्शन यूज करना सीख जाते हैं, वो नॉलेज हमें मिल जाता है हाउ टू यूज द प्रोडक्ट। वो नॉलेज मिलने के बाद फिर वो प्रोडक्ट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, यूटिलिटी ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे नॉलेज यूटिलिटी। फिर पोजेशन यूटिलिटी। अब पोजेशन यूटिलिटी इज बेसिकली ये बायर को मिलता है, जो प्रोडक्ट का बायर है, किसी चीज को ओन करना, उस चीज के मालिक बनना, ये जो फैक्टर है, ये जो सेटिस्फैक्शन है, दैट इज पोजेशन यूटिलिटी। सी पोजेशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो जब बाइंग एंड सेलिंग होती है, सेलर अपना प्रोडक्ट बेचता है, बायर खरीदता है, और बायर उस चीज का मालिक बनता है, ओनरशिप मिलती है इस पोजेशन यूटिलिटी को। याद रखना, इसको एक और नाम होता है ओनरशिप यूटिलिटी। ओनरशिप यूटिलिटी, ये 11th ओसी में भी ये रेफरेंस आपको आया था। अगर आपको 11th ओसीएम का पहला चैप्टर याद है, ट्रेड, कॉमर्स एक्सेट्रा, तो वह फीचर्स ऑफ ट्रेड में आपने ये पोजेशन यूटिलिटी डेफिनेटली पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर्स टू द बायर, तो बायर को मिलता है, याद रखना, ये जो पोजेशन यूटिलिटी मिलता है किसको, बायर को, क्योंकि वो उस चीज का ओनर बनता है। एंड लास्ट टाइम यूटिलिटी, जब हम टाइम स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज करने से ये मिलता है। सी व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस विथ change in time, its time of utilization,
It is called time utility. For example, a student has more utility for textbook during examination than in the vacations. Time utility is also observed when goods are stored and used at the time of scarcity. मतलब स्टोर करो, जब शॉर्टेज है तब यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर होता है, तो वहां पे वो स्टोर किया जाएगा और जब जरूरत है तब काम आएगा, तो उससे मिलती है टाइम यूटिलिटी. तो ये जो है ये बेसिकली है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी के टाइप हमने यहाँ देखे हैं, 6 टाइप थे. याद रखना हर टाइप का अपना अपना एक बेसिक पार्ट था जो आपको याद रखना है. जैसे फॉर्म यूटिलिटी जो है कोई भी चीज का चेंज इन साइज, शेप, स्ट्रक्चर उससे होता है. जैसे हमने देखा फर्नीचर बनाना वगैरह या शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस करना, तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से वो आता है. फिर सेकंड हमने देखा था, बिना देखे याद करने की कोशिश करने, सेकंड हमने देखा था प्लेस यूटिलिटी. जब हम जगह चेंज कर लेते हैं तो वो कोल्ड प्लेसेस में वुलन क्लोथ्स का यूटिलिटी ज्यादा रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो मिलता है. थर्ड हमने देखा सर्विस यूटिलिटी, जहां लोग पर्सनल स्किल्स यूज करते हैं, डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा. फिर उसके बाद हमने अगला देखा था नॉलेज यूटिलिटी, व्हेन अ पर्सन नोज हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, तो वो नॉलेज यूटिलिटी आता है. फिफ्थ पोजीशन यूटिलिटी, या उसी को ओनरशिप यूटिलिटी बोलते हैं, जो बायर्स को मिलती है. किसी भी चीज का मालिक होना एक अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन देता है. मतलब जब लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास 2 गाड़ी है, 10 गाड़ी है, बंगला है, घर है एक्सेट्रा, तो ये उनको सेटिस्फाई करता है. इट्स अ नॉर्मल, कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा जिसके पास ये सारी लग्जरीज है कि भाई हमारे पास हर घर में हर किसी के पास आईफोन है, आईपैड है, लैपटॉप्स है, टीवी है, 10,000 का टीवी है या 50 लाख का टीवी है, 2 करोड़ का बंगला है, इतनी सारी गाड़ियां है, ये है, वो है, ये है. ये सारी चीजें उनको सेटिस्फाई करती है कि वो इन सब चीजों के ओनर है, और इसीलिए वो पोजीशन यूटिलिटी उन बायर्स को मिलती है क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें खरीदी है. और लास्ट पॉइंट टाइम यूटिलिटी, जो स्टोरेज से आपको मिलती है. तो ये 6 यूटिलिटी के टाइप्स थे. वापस एक बार ध्यान रख सकते हैं, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी एंड फॉर्म यूटिलिटी. तो ये पहला क्वेश्चन फीचर्स ऑफ यूटिलिटी था और ये हमने देखा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. कल एक डाउट पूछा गया था कल के सेशन के बाद कि सर ये पॉइंट्स सीरियली याद रखना कंपलसरी है क्या? नहीं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता है. आप अगर रैंडमली भी वो पॉइंट्स लिख देते हो तो भी चलता है. बहुत बार क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके ब्रीफ क्वेश्चंस में ऐसा आ सकता है कि दैट राइट एनी 5 पॉइंट्स और एनी 5 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. तो आपको वो 5 ही पूछ रहे, तो कोई भी 5, पहले ही 5 आने चाहिए ऐसा नहीं. कोई भी 5 इन 10 में से आप फीचर्स लिख दोगे तो भी आपको प्रॉपर और पूरे मार्क्स मिलेंगे. तो ये ध्यान रखना. तो सीक्वेंस में ही होना चाहिए ऐसा नहीं है, बट यूजुअली जिस पार्ट से, जिस सीक्वेंस से हम पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो सीक्वेंशियली याद रखें. धीरे 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 एफर्ट डालेंगे तो चैप्टर बाय चैप्टर सब चीजें याद हो जाती है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सिर्फ क्या है, थोड़ा कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है. रिवीजन में थ्योरी है, तो आप मेरे साथ रिवीजन का पार्ट याद रखोगे तो आराम से ये काम हो जाएगा. तो ये आज छोटा सा ही कंसेप्ट था. कल के सेशन में हमने बड़ा कंसेप्ट देखा था, बट उस बड़े कंसेप्ट में एक चीज जो आपके लिए पेंडिंग थी उसको हम डेफिनेटली कवर कर सकते हैं बचे हुए टाइम में. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. एक एक्स्ट्रा ज्ञान जो पहले ही पेज पे आपके लिए छोड़ा था, दैट इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव कंसेप्ट. तो उसमें मैंने बोला था कि हम एक अलग सेशन में कवर करेंगे. आज वैसे भी ये सेशन हमारा जल्दी टॉपिक वाइज कंक्लूड हो चुका है, तो आज हम डेफिनेटली एक्स्ट्रा ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं. एक्स्ट्रा ज्ञान के सेशंस हमेशा रहेंगे, तो इसमें हम प्रैक्टिकल एडिशनल चीजें मेनली इसीलिए क्योंकि ये आगे जाके जो कोर्सेज है आपके रेगुलर ग्रेजुएशन बोलो, सीए, सीएस, सीडब्ल्यू, इन सारे कोर्सेज में इनका काम होता है और एक्चुअली ये काम आते हैं, और इसीलिए फिर इनको सीखने का हमारा प्रेफरेंस रहेगा. सो देखते हैं कि क्या है ये एग्जैक्टली पॉजिटिव, नॉर्मेटिव एक्सेट्रा. ये देखने के लिए हम देखेंगे. इसके लिए थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा. राइट. सो राइट नाउ पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, ये जो पार्ट मैंने बोला था कि पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस ऐसा होता है, तो उसके पहले हमको ये सीखना पड़ेगा हाउ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. ये यूजुअली होता है कि सब्जेक्ट की लाइन में जनरली ये होता है कि कोई भी सब्जेक्ट साइंटिफिक है या क्रिएटिव या आर्टिस्टिक है, ये देखा जाता है. तो वेदर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज अ साइंस और आर्ट, ऐसे क्वेश्चन कॉमन होते हैं. इवन आपके लिए 11th में आपने ओसीएम का आखिरी चैप्टर देखा होगा, मैनेजमेंट का. वहां पे भी आपको दिया गया था दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट साइंस है, या सॉरी मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट साइंस है या आर्ट है. कंक्लूजन में था कि दोनों के फीचर्स उसमें है, तो दोनों पार्ट है. ये सब चीजें हमेशा पता नहीं क्यों लेकिन कॉमर्स के सब्जेक्ट के साथ टेस्ट होती है कि हम साइंस है या आर्ट है.
और 99% टाइम आंसर होता है कि ये दोनों है। तो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस क्या है, पहले वो देखना पड़ेगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें दो पार्ट आते हैं, एज अ पॉजिटिव साइंस एंड एज अ नॉर्मेटिव साइंस। सो लेट्स सी, देखते हैं। एनी सब्जेक्ट और स्टडी कैन बी क्लासिफाइड एज अ साइंस इफ इट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किसी भी सब्जेक्ट को साइंटिफिक बोलने के लिए कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होने जरूरी है। जैसे पहला, science is a systemized body of knowledge which establish cause and effect relationship। अब समझने की कोशिश करो, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जब हम बोलते हैं सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इसका मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है, इसकी कोई थेरीज है या इसके कोई प्रिंसिपल्स है, ये प्रॉपर रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रॉपर रिसर्च, ट्रायल, टेस्टिंग के बाद ये बना है। तो जैसे आगे हमने आगे नहीं, रादर इस चैप्टर में आगे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, आगे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई वगैरह, ऐसे कुछ रूल्स आएंगे, कुछ प्रिंसिपल्स आएंगे। ये माइक्रो में है, मैक्रो में हम नेशनल इनकम वगैरह ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे। ये जितने भी कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, ये प्रॉपरली ट्राइड, टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंटेड है कि ये सारी चीजें कैसे बनी है, क्यों बनी है, इनका प्रॉपर स्टडी हुआ है। तो जैसे किसी भी सब्जेक्ट को साइंस होने के लिए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, एक प्रॉपर वे ऑफ डेवलपमेंट है, ये इकोनॉमिक्स में है। साथ ही साथ में एक और चीज जो उन्होंने बोली, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब कोई चीज क्यों हो रही है, इसका स्टडी होना बहुत जरूरी। व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब जैसे अगर मैं प्रॉपर साइंस की, फिजिक्स की बात करूं, तो ग्रेविटी, जो न्यूटन साहब थे, उन्होंने जो ग्रेविटी ढूंढी थी, उनको एक ही क्वेश्चन आया था, व्हाई। भाई वो जो उन्होंने वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वो ऊपर से सफरचंद गिरा, वो सफरचंद नीचे ही क्यों गिरा, वो एप्पल नीचे ही क्यों आया, वो सेब नीचे ही क्यों आया, वो बस वो क्यों पे अटकी रही उनकी गाड़ी, और उसका आंसर ढूंढते ढूंढते उन्होंने ग्रेविटी ढूंढ डाली। साइंस वालों का सिलेबस बढ़ा दिया। जो भी है, क्यों, ये अदरवाइज भी कभी भी आप सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो या कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हो ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको आना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। और इस क्यों का आंसर अगर आपको पता है ना, तो आपको हर सब्जेक्ट इजी जाएगा। नहीं पता है तो खुद ही ढूंढ लो, क्या पता तुम्हारा भी नाम न्यूटन जैसे निकाला जाएगा। अच्छा बुरा तुम देखो, बट रीजंस ढूंढना इंपॉर्टेंट है, तो ही हम उसको सब्जेक्ट को साइंटिफिक है ऐसा बोल सकते हैं। और इकोनॉमिक्स में भी ये साइंटिफिक स्टडी है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन देखा जाता है। जैसे अभी मैंने 2-3 बार नाम लिया लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में सिंपल सा रूल है कि अगर चीजें महंगी हो गई तो लोग उनको कम खरीदते हैं, और सस्ती हो गई तो ज्यादा खरीदते हैं। ये सिंपल सा रूल है। तो ये आगे 3rd चैप्टर में आएगा कि इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। तो ये होता है। तो प्राइस कम होना इज द कॉज, डिमांड बढ़ना इज द इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन का स्टडी इकोनॉमिक्स में भी है। और ये सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड नहीं, सारी थेरीज में है, जो हम इजीली समझ सकते हैं उन पे फिलहाल फोकस करें। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का स्टडी इकोनॉमिक्स में है। तो ये साइंस का पहला फीचर वहां पे है। सेकेंड पॉइंट, कैपेबल ऑफ मेजरमेंट। चीजों को काउंट करते आना चाहिए, वेरिएबल्स को न्यूमेरिकल टर्म्स में काउंट करते आना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर वेरिएबल को, बट आप उन वेरिएबल्स को मेजर कर सको तो ही आप वो साइंटिफिक स्टडी कर सकते हो। हैज इट्स ओन मेथोडोलॉजी, कि वो सब्जेक्ट को स्टडी करने की मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स में 2 मेथोडोलॉजीज होती है, एक होता है डिडक्टिव, एक होता है डिडक्टिव, ये मेथोडोलॉजी के लिए लिख रहा हूं मैं, डिडक्टिव मेथड होती है, एक होता है इंडक्टिव मेथड। ये दोनों मेथड्स भी कैसे होते हैं, अगेन सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन के लेक्चर्स में ये आप कवर कर सकते हो। जो मैंने बोला कि एनरिच नॉलेज का जो पेज है उस पर ऑलरेडी इंडक्टिव डिडक्टिव के सीए फाउंडेशन के लेक्चर में ये भी ओपन लेक्चर में कवर है। तो वहां पे भी आप ये पढ़ सकते हो, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव वाला। अगर आप ढूंढते हो एनरिच नॉलेज के यूट्यूब चैनल पे तो मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो वापस मुझको पूछ लेना। ये मेथोडोलॉजी के लिए भी आप इंडक्टिव और डिडक्टिव का पार्ट पढ़ सकते हो, वो भी आपको एक अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में ये इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स फॉलो होती है ये लॉस डिराइव करने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट है एबिलिटी टू फोरकास्ट, चीजों को प्रेडिक्ट करते आना चाहिए। फोरकास्ट करना मतलब प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्शन करना, अंदाजा लगाना। तो अगर इन थेरीज, इन स्टडी के बेसिस पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो तो वो साइंस माना जाएगा। तो कोई भी सब्जेक्ट साइंटिफिक कब होगा, अगर ये 4 चीजें उसमें है तो। सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कैपेबल ऑफ मेजरमेंट, हैज इट्स ओन मेथोडोलॉजी एंड एबिलिटी टू फोरकास्ट। और ये चारों चीजें इकोनॉमिक्स में होती है।
कि उसमें सिस्टमैटिक स्टडी हुआ है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन देखा जाता है, मेजरमेंट होता है, देन इट हैज इट्स ओन मेथोडोलॉजी, मैंने बोला डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड्स होती है, एंड एबिलिटी टू फोरकास्ट, फोरकास्ट करने का, प्रेडिक्शन करने का भी पॉसिबिलिटी है, और इसीलिए हम बोलते हैं दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स एक साइंस है। तो ये जो पूरा पार्ट है वो है इकोनॉमिक्स एज अ साइंस का। अब ये साइंटिफिक स्टडी बेसिकली दो तरीके से आता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नॉर्मेटिव। अब ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का क्या पार्ट है और हमारे टॉपिक में वो कहां से आया था, तो अगर आपको याद होगा यूटिलिटी का जो थर्ड फीचर हमने देखा था दैट यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। यूटिलिटी इथिकली न्यूट्रल है, मतलब यूटिलिटी वांट सेटिस्फाई करेगी, फिर वो वांट सही है या गलत इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा जो अप्रोच है कि जहां पे किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करते वक्त हम सही गलत का डिफरेंस नहीं देखेंगे, वो क्या है बस, फिर वो सही है गलत है कैसा होना चाहिए नहीं, क्या है इतना देखेंगे तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव। और जहां पे हम सजेशंस की बात करते हैं, जहां सही गलत देखा जाएगा, सजेशंस की बात आएगी, वहां पे हम बोलते हैं नॉर्मेटिव। अब इकोनॉमिक थ्योरीज पॉजिटिव भी होती है नॉर्मेटिव भी होती है। ये पॉजिटिव है, याद रखना, पॉजिटिव अगर है तो सही गलत नहीं है, मॉरल जजमेंट नहीं है, वैल्यू जजमेंट नहीं है, ये कैसा होना चाहिए इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, क्या है उतना ही स्टडी करेंगे। मतलब इसको अगर आप इजीली समझना है तो उसके लिए कुछ दो लाइन मैंने बनाई है, आई होप आपको समझ में भी आएगा और पसंद भी आएगा। ध्यान से सुनना है, सही गलत की बात हमसे ना करना, सही गलत की बात हमसे ना करना, हम सिर्फ वांट सेटिस्फाई करते हैं, यूटिलिटी है ना, तो हम सिर्फ वांट सेटिस्फाई करते हैं, अच्छा तो अच्छा बुरा तो बुरा सही, अच्छा तो अच्छा, अच्छा है तो भी चलेगा बुरा है तो भी चलेगा, अच्छा तो अच्छा सही बुरा तो बुरा सही, तभी तो हमें इथिकली न्यूट्रल कहते हैं। सो बात यह है कि सही गलत का डिफरेंस नहीं देख के बिना अगर हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं या किसी कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, और सही गलत का पार्ट देख के करेंगे तो नॉर्मेटिव है। सी सो जब मैं बात करता हूं पॉजिटिव, याद रखना मैं पॉजिटिव स्टडी की बात करता हूं तो वहां हम एक चीज स्टडी करते हैं व्हाट इज, कि कोई चीज क्या है, और जब नॉर्मेटिव होता है तो हम वहां पे स्टडी करते हैं व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा देख के अगर वो कंसेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मेटिव है, और नहीं तो वो पॉजिटिव है। जैसे यूटिलिटी, सिंपल सी बात है, अगर कोई पर्सन के पास कोई रिसोर्स है, पैसे है, उसको वांट सेटिस्फाई करनी है, अब उस पैसे से वो दूध खरीदता है या दारू खरीदता है, दूध खरीदे या दारू ये उसका क्वेश्चन है, हमें उससे लेना देना नहीं। भाई दूध उसकी सेहत के लिए अच्छा है, दूध पिएगा ताकतवर बनेगा, फ्यूचर अच्छा रहेगा, लाइफ सेफ रहेगी, लॉन्ग लाइफ रहेगा, अल्कोहल पिएगा तो लिवर सड़ जाएगा, ये होगा वो होगा, हमें नहीं करना है उस चीज। इस कंसेप्ट में हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या यूटिलिटी में बेसिकली क्या उसने सेटिस्फेक्शन किया, बात खत्म। सही गलत की हम बात नहीं सोचेंगे, मतलब वो अपने लिमिटेड पैसे, किसी के पास लिमिटेड पैसे वो दूध पे खर्च करे या दारू पे खर्च करे, ये उसका प्रॉब्लम है, हमें हमारे स्टडी में उसका कोई लेना देना नहीं, तो वो पॉजिटिव है। और अगर हम ये सही गलत का जजमेंट करते हैं तो वो नॉर्मेटिव है। सी अ पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालाइजेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप between variables in an objective and a scientific manner, but it does not involve, याद रखना बहुत अच्छे से बोला है उन्होंने, does not involve value judgment, कि वो चीज सही है या गलत है ये जजमेंट हम नहीं लेंगे। इन अदर वर्ड्स इट स्टेट व्हाट इज, कोई चीज क्या है वो देख लो, सही गलत हमको नहीं पता, ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड नॉट व्हाट ऑट टू बी, क्या है वो हम देखेंगे, क्या होना चाहिए इसका हमें कोई लेना देना नहीं। इन अदर वर्ड्स इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, कोई चीज क्या है बता दो, डिस्क्राइब कर दिया, इन द सेंस दैट इट डिस्क्राइब्स द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अबाउट द डिजायरेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ सच बिहेवियर। तो पॉजिटिव साइंस में सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, नॉर्मेटिव में सजेशन आते हैं कि सही करो, प्रिस्क्रिप्शन देना, बोलते हैं ना बीमार हो गया कोई आदमी डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लिख के देते हैं, हम क्या बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन, उन्होंने आपको सजेस्ट किया बताया कि ये करो ये सही है, तो प्रिस्क्रिप्शन नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव होना इज पॉजिटिव। एज अगेंस्ट दिस नॉर्मेटिव साइंस इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट, नॉर्मेटिव में वैल्यू जजमेंट रहेगा, सही गलत देखना पड़ेगा। इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, सी प्रिस्क्रिप्टिव सजेशन आएंगे इसमें, सही क्या है गलत क्या है इन नेचर,
and suggest what should be a particular course of action under given circumstances. Welfare considerations are embedded in normative science. Welfare की बात हम कंसीडर करेंगे नॉर्मेटिव में. सो अगर हम कंपेयर भी करते हैं उनको, पॉजिटिव में व्हाट इज, नॉर्मेटिव में व्हाट ऑट टू बी. पॉजिटिव डिस्क्रिप्टिव रहेगा, नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्टिव. डज नॉट पास अ वैल्यू जजमेंट, पास द वैल्यू जजमेंट, सही गलत का जजमेंट. नो कंसिडरेशन फॉर मॉरल और इथिकल वैल्यूज, मॉरल और इथिकल वैल्यूज नहीं देखेंगे पॉजिटिव साइंस में, नॉर्मेटिव में वो रहेंगे. एंड इट इज ओनली एनालिटिकल स्टडी पॉजिटिव, और नॉर्मेटिव में सजेशंस रहेंगे. सिर्फ स्टडी नहीं रहेगा, सजेशन भी रहेगा. अब इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट में ऐसी थेरीज भी है जहां हम प्योरली पॉजिटिव रहते हैं, जैसे, और याद रखना ये पॉजिटिव नॉर्मेटिव मतलब ये पॉजिटिव थिंकिंग निगेटिव थिंकिंग वहां नहीं जाना है, ये अलग पार्ट है. तो जैसे यूटिलिटी का जो स्टडी है ये प्योर पॉजिटिवली स्टडी होता है कि सजेशंस नहीं होगा, सही गलत का फर्क नहीं देखेंगे, वांट सेटिस्फाई किया तो यूटिलिटी है, फिर वो वांट अच्छी है बुरी है इससे हमें लेना देना नहीं है. सो ये पॉजिटिव अप्रोच हो गया. जब मैं बात करता हूं नॉर्मेटिव साइंस की, तो नॉर्मेटिव साइंस में सजेशंस है. तो से फॉर एग्जांपल फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसीज, या गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाता है या ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, इनइक्वालिटी जाए, इक्वालिटी ज्यादा बढ़े, नेशनल इनकम बढ़े, कुछ अच्छा हो, पावर्टी कम हो, ऐसी चीजों के लिए अलग अलग स्टडीज है. तो वो सारे नॉर्मेटिव है क्योंकि वहां पे उन्होंने सजेशंस दिए हैं कि ऐसा करो ये ज्यादा अच्छा है, ऐसा मत करो ये गलत है. दिस टाइप ऑफ सजेशन और दिस टाइप ऑफ स्टडी इज नॉर्मेटिव पार्ट. और अगर आप ऐसा नहीं कंसिडर कर रहे हो तो वो पॉजिटिव पार्ट है. सीए फाउंडेशन के सिलेबस में ये पार्ट आता है, सीएस फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन में भी थोड़ा सा ये इन्वॉल्व होता है. तो आप यहाँ से आगे कभी जाओगे फाउंडेशन सीए कोर्सेज में तो डेफिनेटली आपको ये क्रॉस होगा. और इस टाइप से हम चीजें देखते रहेंगे. याद रखना सीए से रिलेटेड भी और बाकी 12 से रिलेटेड भी एनरिच नॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपको ये सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे. तो वहां पे आप चैनल सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको ये नोटिफिकेशंस आते रहेंगे. और इस तरीके से बेसिक स्टडी के साथ साथ हम आगे भी पार्ट देखते रहेंगे. सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि 12th लेवल पे कुछ कुछ कंसेप्ट बहुत सिंपल है, इजी है, जैसे यूटिलिटी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. प्रॉब्लम तब होती है जब ये सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, मतलब समझो, पढ़ो और याद भी रखो. तो इसीलिए हम रेगुलर रिवाइज करते रहते हैं कि जो भी पार्ट हमने देखा है, हम जो लेक्चर चल रहा है उसमें भी और आने वाले लेक्चर्स में भी हम रिवाइज करते करते जाएंगे. और सो दैट आप उसको अच्छे से ध्यान रखो और इसको मेरे साथ रिवाइज करते रहो. आज इस सेशन के लिए हम यहीं पे रुकेंगे. कल का सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है. कल के सेशन में हम मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, ये दो कंसेप्ट्स आते हैं. रादर मार्जिनल और टोटल का रिलेशन सिर्फ यूटिलिटी में नहीं है, इट्स एन यूनिवर्सल पार्ट. आगे जाके जो प्रोडक्शन थेरीज, कॉस्ट थेरीज, रेवेन्यू थेरीज, हर जगह ये मार्जिनल और टोटल के रिलेशन आपको क्रॉस होने वाले हैं. कल का सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. प्लीज कल के सेशन को मिस मत करना, बहुत अच्छे से देखना. बेसिक रहेगा तो एक बार अगर आप समझ जाओगे तो आगे आपको इंप्लीमेंटेशन में डिफिकल्टी नहीं होगी. सो अभी के लिए इतना ही, बाकी का बाद में. थैंक यू.